अब हम पाठ 7 को, जो कक्षा 8 का है, उसे आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने है क्रियाकलाप 7.4। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। ये आपको बहुत ही सोचकर बनानी होगी। आपको ये पहले पता लगाना होगा कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें कैसे रोका जा सकता है वो आपको कारण भी लिखने होंगे। अपनी कक्षा में इनकी चर्चा कीजिए तथा इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट करिए। अगला टॉपिक आता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागवान यानी टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर काफ़ी प्रसन्न थे। ये कुछ वन्य प्राणियों के फोटो हैं जो दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। लोमड़ी है, हिरण है, चीता है। ये ए वाला फ़ोटो जो है वो जंगली कुत्ते का है। बी वाला फ़ोटो जो है वह चीतल का है, हिरण की एक प्रजाति है चीतल। सी वाला जो चित्र है वो भेड़िए का है। डी आप जो देख रहे हैं वह तेंदुआ है। ई जो है वह एक फर्न है और एफ जो है वह जामुन का पेड़ है। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाती है। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष क्षेत्री कहलाते हैं, जैसे साल, सागवान, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। ये सब पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि यह सभी पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। अब आपके सामने है क्रियाकलाप 7.5। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान करके उनकी सूची बनाइए। पहले आता है विशेष क्षेत्र प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देख करके अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। फरदार का मतलब उस पर बहुत सारे रेशमीन रेशमीन बाल थे, तो वह फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्र स्पीशीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज या प्रजाति कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है विशेष क्षेत्रीय, तो ये विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। माधव जी ने पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, यह आपके सामने एक डायग्राम है, जंगली आम का पेड़ है। इसे आप थोड़ा सा और नज़दीक से देख सकते हैं। ये पत्तियां तो बिल्कुल आम जैसी है, लेकिन यह थोड़ा सा उससे डिफरेंट टाइप का है। इसके तना जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल आम से चेंज है। ये जंगली आम का पौधा है। इसी तरह आप दूसरा पौधा भी देखेंगे यहाँ। ये विशाल गिलहरी का फोटो। इस गिलहरी की आप पूंछ को देखो,
पूंछ पर कितने सारे पतले पतले से बहुत सारे रेशम जैसे बाल हैं और इतनी बड़ी गिलहरी है। रंग भी इसका हमारे यहाँ की पाई जाने वाली गिलहरियों से कुछ अलग है। तो यह विशालकाय गिलहरी है। पहेली कहती है, मैंने सुना है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो चुकी है, क्या यह सच है? तो प्रोफेसर अहमद ने दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। यानी कुछ कुछ स्पीशीज जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज जो है वह ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है। तो उसके कारण यही है बढ़ती हुई जनसंख्या, कटते हुए पेड़, वनों का अभाव या कोई दूसरी प्रजाति वहाँ इंटरफेयर करना शुरू कर देती है या अंतःक्षेप करना शुरू कर देती है, तो उस कारण ये स्पीशीज अपने आप को वहाँ ढाल नहीं पाती और नष्ट हो जाती है। स्पीशीज किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही नहीं, अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यानी अपनी जाति के सदस्य के साथ जो जनन करके संतान उत्पन्न कर दे उसे स्पीशीज कहेंगे। जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। लगभग दिखने में भी यह सामान्य एक जैसे होते हैं, लेकिन हो सकता है कलर में कहीं एक दूसरे से थोड़ा सा फर्क हो, बाकी दिखने में और इनके आवाज़ सभी एक जैसे होंगे। क्रियाकलाप 7.6, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाना है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमणि वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्ण रूप से निषिद्ध यानी कि मनाया एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु हैं जैसे कि काले हिरण जो संकटापन्न में आ चुके हैं, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ वाले मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में संरक्षित व सुरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों की डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड इत्यादि मौजूद होते हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर और भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों तथा जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है चिड़ियाघर में कि जंतुओं को पिंजरों में बंद करके रखा जाता है, उनकी एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर वह नहीं जा सकते और नहीं टहल सकते। लेकिन वन्य अभयारण्य में ऐसी कोई पिंजरे वाली सीमा नहीं होती, वहाँ वो किसी भी दायरे में, पूरे दायरे में घूम फिर सकते हैं। तो जो पूछ रहा है चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है, तो यही इनका अंतर होता है कि चिड़ियाघर में हम जो खाना देते हैं उन्हें वही खाना पड़ता है, हम जैसा उनको रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं वैसा रहना पड़ता है। लेकिन वन्य प्राणी अभयारण्य में वो उनके हिसाब से जो खाना चाहते हैं वह शिकार कर सकते हैं, वह कंदमूल खा सकते हैं, अगर शाकाहारी है तो पत्तियाँ खा सकते हैं, मांसाहारी है तो शिकार करेंगे, वह सब उनकी इच्छा अनुसार चलता है। क्रियाकलाप 7.7, निकट के चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान का भ्रमण करिए और वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों में रखा गया है उसका आपको प्रेक्षण करना है, आपको सारी बात पता लगानी है और ये भी बताना है क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है,
क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? तो आपने देखा होगा, गुलाबाग हमारे पास का एक जंतुआलय था पहले। वहाँ बहुत सारे जंतु पिंजरों में रखे जाते थे, तो आवास उपयुक्त था। मगर के लिए पानी की व्यवस्था, शेर के लिए गुफा, लोमड़ी के लिए गुफा, बतख के लिए पानी की बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, तोतों के रहने के लिए उनके जैसे प्राकृतिक आवास लगाए जाते थे अंदर। आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से है अथवा प्राकृतिक आवास में? तो आराम की अगर बात करें तो प्राकृतिक आवास में ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि वहाँ वह अपनी स्व इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ फिर सकते हैं और रह सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहाँ के जानकारी जानने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि का तथा ऐतिहासिक जंतु वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, ध्यान देने योग्य बात है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागवान इसी वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में यानी कि आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी इन जंगलों में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में जितने भी बाघ हैं उनकी उत्तरजीविता एवं संरक्षण या संवर्धन को करना था। ये एक बाघ का फोटो बताया गया है और साथ में एक जंगली भैंसे का फोटो भी है जिसे आप स्पष्ट देख सक रहे हैं। एक बारहसिंगे का फोटो है जिसके सींग देखिए आप। बूझो कहता है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ उन स्पीशीज में एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं यानी संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे चराना, अवैध शिकार व जानवरों को पकड़ना भी यहाँ मना है। पहेली कहती है, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ बड़े जंतु ही नहीं, अगर छोटे छोटे जंतुओं के जीवन में भी अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो वह भी जल्द ही संकटाग्रस्त हो जाते हैं और संकटाग्रस्त होने के बाद वह विलुप्त की कगार पर आ जाते हैं। तो इन जंतुओं को मारना, जलावन पौधे के लिए लकड़ी व औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं होता। माधव जी पहले पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनका महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
वे आहार जाल यानी कि आहार श्रृंखला के भाग होते हैं जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बूजो कहता है, मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। तो हम इस लेसन को आगे कल कंटिन्यू करेंगे।